हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आदर्श ऑनलाइन क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आदर्श की ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो आपको जैसे कि आपको पता ही है कि हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे हम किसके बारे में, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड भाग हम पार्ट पढ़ रहे थे और उसमें हमने डाइजेशन की मैकेनिज्म है वो स्टार्ट कर रखी थी। उसकी पाचन की क्रिया विधि के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो पाचन की क्रिया विधि में यदि हम देखें तो पाचन की क्रिया विधि में हमने शुरुआत की थी मुख गुहा से। कहाँ से स्टार्ट किया हमने? मुख गुहा से हमने प्रारंभ किया। पाचन की क्रिया विधि में हमने सबसे पहले हमने पढ़ा मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन की यदि हम बात करें तो किस प्रकार से होता है? देखिए, मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा के अंदर जब भोजन जाता है तो उस भोजन के अंदर लार मिलाई जाती है और इस लार के अंदर टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। तो ये टाइलिन एंजाइम क्या करेगा? ये भोजन के अंदर उपस्थित भोजन जो होता है उस भोजन के अंदर उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है, या हम इसको शर्करा भी लिख सकते हैं, जो शर्करा होती है पॉलीसैकेराइड शर्करा, उसको डाइसैकेराइड शर्करा में, यानी इसमें माल्टोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज में बदलता है। ठीक है, ये टाइलिन एंजाइम, या इसको टाइलिन एंजाइम को अल्फा अमाइलेज भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? अल्फा एमाइलेज। ये अल्फा एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम जो लार के अंदर पाया जाता है, ये भोजन की शर्करा को माल्टोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज में बदलता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा मुख गुहा के अंदर पाचन की क्रिया। एक चीज़ हमने और देखी कि यहाँ पर लार जो है, लार में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो लार में हमने देखा कि एक तो होता है टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, बाइकार्बोनेट आयन, और तीसरी चीज़ इसमें होती है एंजाइम लाइसोजाइम। ये जो टाइलिन एंजाइम है इसका तो कार्य अभी देखा हमने कि ये क्या करता है, ये शर्करा का पाचन करता है आंशिक रूप से। बाइकार्बोनेट आयन, इसका भी हमने देखा कि ये क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? ये भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, और ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये क्या करेगी? ये भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को, यानी भोजन के साथ में जो आए हैं सूक्ष्म जीव, उनको क्या करता है? ये नष्ट करता है।
ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कार्य भी देख सकते हैं लार के। तो लार के कार्य में देखें तो एक तो ये हो गया शर्करा का आंशिक पाचन करती है लार, इसमें उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम है। दूसरा लार का कार्य होता है, इसमें उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन भोजन को क्या करते हैं, क्षारीय बनाते हैं, क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं। तीसरा लार का कार्य क्या है कि इसमें उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम है वो भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा लार जो है उसके कार्य में देखें तो यह भोजन को लसलसा बनाती है, लसलसा बनाती है, ठीक है। और यह मुख गुहा को नम बनाए रखती है। ये क्या करती है, मुख गुहा को नम बनाए रखती है, जिससे बोलने में क्या हो, आसानी हो। तो ये सारे के सारे कार्य किसके होते हैं, लार के होते हैं, जो मुख गुहा में भोजन का पाचन करने का काम करती है। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग में पाचन की क्रियाविधि, जो होता है आपके आमाशय। क्योंकि हम देखें तो ग्रसनी और ग्रसिका वाले भाग में किसी प्रकार का पाचन है वो क्रिया, पाचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो पाचन की क्रिया मुख गुहा के बाद में कहाँ होती है, आमाशय में होती है। तो अब हम बात करेंगे आमाशय में पाचन की, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि यह ग्रसिका से जुड़ा हुआ भाग होता है। ग्रसिका जो है सबसे पहले लार में, मुख गुहा में पाचन होने के बाद में उसमें लार मिलाई जाती है, और उस लार मिलाने के बाद में उसको किस में बदला जाता है, बोलस या निवाला में बदला जाता है। और ये बोलस जो है वो उसका क्या है, निगलन होता है, निगलने की क्रिया होती है, और निगलने की क्रिया के द्वारा उस भोजन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है ग्रसिका वाले भाग में। और ग्रसिका वाले भाग से इसको भेजा जाता है आमाशय में क्रमाकुंचन की क्रिया के द्वारा। तो जब आमाशय में भोजन पहुंचता है तो इस भोजन के अंदर एक तो क्या होता है कि शर्करा है वो आंशिक रूप से पचित शर्करा, जो किसके रूप में होती है, माल्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इनके रूप में होती है। और इसके अलावा प्रोटीन भाग जो है वो होता है, और वसा होती है। तो इनमें से यहाँ पर आमाशय के अंदर यदि हम बात करें तो आमाशय के अंदर कौन से भाग का पाचन होता है, भोजन में प्रोटीन भाग का पाचन होता है। कौन से भाग का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन यहाँ पर होता है। पूर्ण पाचन तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रोटीन का पाचन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन के पाचन के लिए इसमें हमने आमाशय के अंदर देखा था, तो आमाशय का जो फंडस भाग है, आमाशय के फंडस में, आमाशय का जो फंडस भाग होता है, आमाशय के फंडस भाग में 4 प्रकार की कोशिकाएं आती हैं। इनमें से 2 प्रकार की जो होती है वो मुख्य होती है, जाइमोजन या चीफ कोशिका कहा जाता है जिनको, और दूसरी होती है ऑक्सेंटिक या अम्लजन कोशिकाएं। तो ये जाइमोजन कोशिकाएं जो है उनमें हमने देखा था कि यहाँ पर किसका स्रावन करती है, ये पेप्सिनोजन का स्रावन करती है। किसका, पेप्सिनोजन का स्रावन करती है। ये एक निष्क्रिय एंजाइम होता है जिसको यहाँ पर आमाशय में सक्रिय किया जाता है। दूसरा भाग है इसका ऑक्सेंटिक, इसके द्वारा HCl अम्ल का स्रावन होता है। किसका स्रावन होता है, HCl अम्ल का स्रावन होता है।
अब ये HCl अम्ल क्या करेगी, यहाँ पर HCl अम्ल जो होती है ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलती है। किसमें बदलती है? पेप्सिनोजन को। ये जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है इसको सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम HCl का होता है। ठीक है, तो ये इसके द्वारा स्रावित HCl जो है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। और इसके अलावा HCl के कार्य में यदि देखें तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए कि ये जो पेप्सिन बना सक्रिय, ये क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें प्रोटीन भाग जो होता है इसका पाचन किसके द्वारा होता है? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। और ये पेप्सिन जो है इसको प्रोटीन को आंशिक रूप से पाचन कर प्रोटीओजेज व पेप्टॉन्स में बदलता है। किसमें बदलता है? प्रोटीओजेज और पेप्टॉन्स में बदलता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीओजेज और पेप्टॉन्स जो है ये भोजन में उपस्थित क्या होता है? अपूर्ण पचित प्रोटीन होती है जो आगे की ओर छोटी आंत में जाती है। इसके अलावा कुछ थोड़ी बहुत वसा जो होती है, दूध की वसा जो होती है, दूध की वसा का भी पाचन यहाँ पर होता है। इसके द्वारा जठरीय लाइपेज जो है उसके द्वारा। ठीक है, इसको किसमें बदला जाता है? ग्लिसरॉइड में। तो यहाँ पर दूध की वसा का भी पाचन थोड़ा बहुत किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये जो जाइमोजन कोशिकाएं हैं ये पेप्सिनोजन के साथ साथ रेनिनोजन का भी स्त्रावन करती है। किसका? रेनिनोजन। और ये रेनिनोजन रेनिन में बदल जाता है, इसको भी सक्रिय कर दिया जाता है। और ये रेनिन जो है ये दुग्ध प्रोटीन का, दूध की जो प्रोटीन होती है उस दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। दुग्ध प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है? रेनिन के द्वारा होता है। और ये दूध की जो प्रोटीन होती है जिसे कैसीन कहा जाता है, और ये कैसीन प्रोटीन है वो पैराकेसीन में बदल जाती है। और ये पैराकेसीन जो है ये आगे इसमें और पाचन होता है। पैराकेसीन का पेप्सिन एंजाइम के द्वारा इसको किसमें बदल जाता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल दिया जाता है। अब ये जो कैल्शियम पैराकेसिनेट है, ये कैल्शियम पैराकेसिनेट ये दही जैसा पदार्थ होता है जो बच्चों में इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें रेनिन जो है वो दुग्ध की प्रोटीन का पाचन कर दही जैसे पदार्थ में उसके स्कंदन करने, दूध प्रोटीन का स्कंदन करने का काम ये करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और रेनिन के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर दुग्ध वसा का भी पाचन होता है। और ये पाचन करने वाले जो इसमें एंजाइम होते हैं रेनिन और पेप्सिन, इनको सक्रिय करने का काम किसका होता है? यहाँ पर सक्रिय करने का काम होता है यहाँ पर HCl का। ठीक है, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है ये रेनिन और पेप्सिन को क्या करती है? सक्रिय करती है। इनको सक्रिय करने के अलावा HCl का क्या काम है? देखिए, ये HCl जो होता है यह भोजन को
एक तो हम ये लिख सकते हैं पूरे इसके कार्यों में देखें तो पहला निष्क्रिय एंजाइमों को, जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है ना, उनको सक्रिय करता है। निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है। और दूसरा कार्य है इसका भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। भोजन के साथ में आए सूक्ष्म जीवों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो ये इसमें HCl अम्ल का कार्य होता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए आमाशय की भित्ति के अंदर ये HCl पाया जाता है, लेकिन फिर भी आमाशय की भित्ति जो होती है उन पर इसका प्रभाव नहीं होता। कारण क्या है कि आमाशय की भित्ति में क्या पाई जाती हैं? आमाशय की भित्ति के अंदर श्लेष्मिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो किसका स्त्राव करती है? श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। और ये जो श्लेष्मा है ये क्या करती है? ये श्लेष्मा आमाशय भित्ति की HCl से सुरक्षा करती है। क्या करती है? HCl से सुरक्षा करती है। ठीक है। मान लो किसी कारणवश ये HCl का स्त्राव अधिक हो जाता है तो क्या होगा? ये HCl है वो आमाशय भित्ति को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण पेट में जलन और दर्द का अनुभव होता है। यह स्थिति एसिडिटी या अम्लीयता कहलाती है। क्या कहलाती है? एसिडिटी या अम्लीयता कहलाती है। तो ये आपका हो गया आमाशय में पाचन की क्रिया। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 भागों में पाचन की क्रियाविधि के बारे में चर्चा कर ली। एक तो आता है आपका कौन सा भाग? एक तो आता है मुख गुहा और दूसरा आमाशय। तो जब हम आमाशय में पाचन होता है यहाँ पर प्रोटीन भाग का, तो आमाशय में पाचन के पश्चात यहाँ पर आपने पता होगा जब आमाशय में पाचन हो रहा होता है तो उस समय इसके अंदर ये अवरोधनियाँ बंद रहती है। एक तो ये कार्डियक स्फिंक्टर और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या होती है? इसमें पाचन के समय भोजन को ग्रसिका की ओर जाने से रोकने का काम करता है। जब इसमें भोजन का पाचन हो जाता है इसके फंडस भाग में, तो यहाँ से ये जठर निर्गम भाग के द्वारा, इस भाग को क्या कहते हैं? जठर निर्गम या पाइलोरिक भाग, यहाँ पर पाचन के पश्चात भोजन को काइम या लेई में बदला जाता है। ये काइम या लेई है वो जठर निर्गम द्वार से होते हुए कौन से भाग में प्रवेश करता है? ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है। कौन से भाग में प्रवेश करता है? ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है। और यह ग्रहणी भाग जो है वो छोटी आंत का भाग होती है। तो हम बात करेंगे अब सबसे पहले छोटी आंत जो है आपके तीसरे नंबर पे, उसमें ग्रहणी भाग में पाचन की। तो ये अगला टॉपिक आता है आपका छोटी आंत में पाचन। तो
हम बात करें छोटी आंत में पाचन की, तो यहाँ पर देखिए छोटी आंत के भागों के बारे में देखें तो 3 भाग होते हैं इसमें, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र। तो भोजन आमाशय में पाचन के पश्चात सबसे पहले कौन से भाग में आएगा? ग्रहणी वाले भाग में आता है। कौन से भाग में आता है? ग्रहणी वाले भाग में आता है। और ग्रहणी भाग की को यदि आप देखते हो तो ये जब आमाशय से निकल करके सी आकार की संरचना आती है, तो यहाँ पर इससे जुड़ी हुई यकृत ग्रंथि जो पित्तरस का स्रावन करती है वो, और अग्नाशय ग्रंथि जो होती है ये दोनों मिलकर के अपने अपने स्रावों को, ये पित्तरस, यहाँ पर पित्ताशय के अंदर क्या होता है? पित्तरस होता है, और यहाँ पर क्या होता है? अग्नाशयी रस होता है। तो ये पित्तरस और अग्नाशयी रस जो हैं ये ग्रहणी भाग में आते हैं, और यहाँ पर एक अवरोधनी पाई जाती है जहाँ पर ये दोनों सहपित्त वाहिनी और अग्नाशय वाहिनी खुलती है सम्मिलित रूप से। इस अवरोधनी को कहा जाता है ओडी की अवरोधनी। क्या कहेंगे इसको? ओडी की अवरोधनी कहा जाता है। तो इस ओडी की अवरोधनी के द्वारा ये जो पाचक रस है वो कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? ग्रहणी भाग में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। और ग्रहणी भाग में जब ये अग्नाशय रस और पित्त रस जो आते हैं, तो पित्त रस में आपको पता ही होगा कि पित्त रस के अंदर 2 भाग होते हैं। एक तो आता है पित्त लवण और एक होता है पित्त वर्ण। ये दोनों भाग किसके होते हैं? पित्तरस के होते हैं, जिसका स्त्रावण कहाँ से होता है? यकृत भाग से होता है, और यकृत से स्त्रावित होकर के ये पित्ताशय में संग्रहित रहते हैं। ठीक है। और अग्नाशय से अग्नाशयी रस है वो पित्तरस के साथ में यहाँ पर स्त्रावित हो जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गई यहाँ पर अग्नाशयी रस और यकृत से स्त्रावित पित्तरस की बात। इसके बाद में हम पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे, इसके अंदर जो आपके अगले वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में? एक तो पढ़ा हमने आमाशय में पाचन की क्रियाविधि। ठीक है। आमाशय में हमने देखा प्रोटीन भाग का पाचन होता है, और दूध की प्रोटीन और भोज्य पदार्थों की प्रोटीन जो है उसको प्रोटीएजेज और पेप्टॉन्स में बदल दिया जाता है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। और दूसरी चीज़ हमने देखा कि कैसीन के द्वारा क्या करते हैं, रेनिन के द्वारा दूध की जो केसिन प्रोटीन है उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल दिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में हमने आगे देखा कि भोजन है वो वहाँ से आमाशय में पाचन होने के बाद में ये भोजन कहाँ आता है? ग्रहणी भाग में आता है। और ग्रहणी भाग में यहाँ पर क्या किया जाता है? यकृत के द्वारा पित्ताशयी रस जो पित्ताशय के अंदर संग्रहित होता है पित्तरस, उसको और अग्नाशयी रस को दोनों को मिला करके ग्रहणी भाग में छोड़ा जाता है, और यहाँ पर ये ओडी की अवरोधनी पाई जाती है। ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब हम आपके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि छोटी आंत में किस प्रकार से पाचन की क्रिया होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।